नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव हंसराज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, क्लास 12 के हम लोग चैप्टर नंबर 2 पर बात कर रहे थे। 3 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा हुआ है और अगर हम उसे थीटा कोण से घुमा रहे हैं तो उसमें किया गया कार्य कितना होता है। W = PE ब्रैकेट के अंदर cos θ1 - cos θ2। ठीक है, ओके। तो खैर, अब इसके आगे बढ़ते हैं। वो टॉपिक कंप्लीट हो गया था। अगला टॉपिक, बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। इसमें हमको करना क्या है दोस्तों, आप जान ही रहे हैं। अभी जो हमारा मैंने जो मेन टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो ये था कि किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में कोई भी आवेश या उसका निकाय रखा होगा तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पे हमको कुछ ऐसा ही करना है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक वैद्युत क्षेत्र बनाएंगे। दोस्तों, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। ढेर सारी बल रेखाएं होंगी इनके बीच में, लेकिन मैंने उसको अभी नहीं बनाया हुआ ताकि डायग्राम थोड़ा नीट एंड क्लीन दिखे, साफ सुथरा दिखे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहला काम हमें करना क्या है। ये वैद्युत क्षेत्र एक समान वैद्युत क्षेत्र, मतलब E = क्या कितना हो जाएगा, ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इतना तो तय है। ठीक, ओके। और देखिए, अब हमको करना क्या है, इसमें समझिएगा। इसमें हमको थोड़ा सा ज्यादा काम करना है। सबसे पहला काम तो दोस्तों हम ये करेंगे कि आवेश द्विध्रुव को बनाने के लिए चाहिए क्या होता है। द्विध्रुव को बनाने के लिए 2 आवेश चाहिए। ठीक है, दोनों परिमाण में बराबर होने चाहिए और प्रकृति में विपरीत होनी चाहिए। मतलब अगर एक आवेश +Q है तो दूसरा आवेश -Q होना चाहिए, तभी द्विध्रुव बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब हमको पता है कि किसी भी निकाय की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है। वो निकाय को बनाने के लिए, निकाय को बनाने में जितने आवेशों को लाकर हम एक दूसरे के समीप रखेंगे और निकाय को बनाएंगे तो इस पूरी प्रक्रिया में जितना भी हम कार्य करेंगे वो सारा कार्य क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी हमको वही करना है, सेम प्रोसेस। हम आवेशों को अनंत से उठाकर लाएंगे, वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखेंगे और एक द्विध्रुव बनाएंगे। इस प्रक्रिया में हम जितना भी कार्य करेंगे वो सारा कार्य हमारा क्या हो जाएगा, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। आइए देखते हैं। सपोज करिए +Q और -Q आवेश को उठाकर लाया मैं और इस पॉइंट पे रख दिया। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। ठीक है, पॉइंट A पर हमारा चार्ज कितना है, -Q। ठीक है, और पॉइंट B पर चार्ज कितना है, +Q। अब कुछ लोगों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि A पर -Q क्यों रखा है और B पर -Q काहे रखा है। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, देखिए, इसके लिए करना क्या है हमको, ये यूं ही नहीं है। आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप यहाँ पे प्लस रखना चाह रहे हैं, यहाँ पे माइनस रखना चाह रहे हैं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले तो ये सोचिए कि अनंत से मैंने आवेशों को अनंत से लाया हूं। ठीक है, अब देखिए, ये आवेश अनंत से आएंगे इंफिनिटी से। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हम पॉइंट B की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट B पर लाके +Q आवेश को रखा और +Q आवेश को पॉइंट B पर रखा है और -Q आवेश को भी पॉइंट B तक लाए हैं। तो अब एक बात समझिएगा, जैसे ही आप वैद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेंगे तो ध्यान रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र जो है वो ऋणात्मक आवेश पर बल लगाता है क्षेत्र के विपरीत दिशा में। देखिए, वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो जैसे ही यहाँ पे +Q और -Q चार्ज दोनों लाएंगे हम तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आते ही माइनस वाला चार्ज तो अपने आप अंदर की ओर खींचना शुरू हो जाएगा। मतलब इंफिनिटी से पॉइंट B तक -Q चार्ज को लाने में, -Q चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट B तक लाने में हमें कार्य करना नहीं पड़ेगा दोस्तों, वो कार्य प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैद्युत क्षेत्र उसको खुद खींच लेगा। हमें उसको उठा के लाने की जरूरत नहीं है, वैद्युत क्षेत्र उसको खुद आकर्षित कर लेगा और पॉइंट B की ओर खींचना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, कूलाम बल लगेगा। ठीक, ओके। लेकिन +Q के साथ इसका जस्ट रिवर्स यानी उल्टा केस होगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर बल जो लगता है वो क्षेत्र की दिशा में लगता है, यानी पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा और निगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लग रहा था वो इस डायरेक्शन में लगेगा। इसीलिए कह रहे हैं कि जब इंफिनिटी से उठाकर पॉइंट B पर लाएंगे चार्जेस को तो माइनस चार्ज यानी -Q को लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन +Q को लाने में हमें कुछ अपना कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि हम कूलाम बल के विरुद्ध चल रहे हैं, हम कूलाम बल के अपोजिट चल रहे हैं, उल्टा चल रहे हैं। ठीक है,
ओके, अब देखिए तो यहाँ पे पॉइंट बी तक की बात अगर मैं करूं तो हमको टोटल कितना कार्य करना पड़ा, 0। बिल्कुल सही, क्यों? क्योंकि देखिए दोनों चार्जेस सेम है। माइनस क्यू चार्ज को बी तक लाने में जितना कार्य हमें प्राप्त हुआ है, दोस्तों प्राप्त हुआ कार्य निगेटिव होता है, 11वीं क्लास की चीज है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो मान लीजिए निगेटिव चार्ज को बी तक लाने में हमने कितना कार्य किया, माइनस डब्ल्यू कार्य किया या डब्ल्यू कार्य प्राप्त हुआ, दोनों एक ही चीज है। या यूं बोल लें कि डब्ल्यू कार्य प्राप्त हुआ, या फिर यूं भी बोल सकते हैं कि माइनस डब्ल्यू कार्य हमने किया, ठीक है। तो माइनस चार्ज को निगेटिव माइनस क्यू चार्ज को बी तक लाने में इतना कार्य किया, और प्लस क्यू को बी तक लाने में कितना कार्य किया, प्लस डब्ल्यू कार्य किया। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों चार्जेस को प्लस क्यू और माइनस क्यू को बी तक लाने में हमें कोई भी कार्य नहीं करना पड़ा। परंतु अब देखिएगा जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों आवेशों पर बल लगा रही है, ठीक है। अब जो निगेटिव चार्ज है उस पर अभी भी बल लगेगा, निगेटिव चार्ज पे अभी भी फोर्स लगेगा, और निगेटिव चार्ज क्या करेगा, निगेटिव चार्ज थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, और शिफ्ट होके पॉइंट बी से खिसक कर कहां पर आ जाएगा, पॉइंट ए पर आ जाएगा, ठीक है। और दोनों आवेश एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित हो जाएंगे, ठीक। अब समझ में आ ही गया होगा कि निगेटिव चार्ज इस पॉइंट पे क्यों आया, क्योंकि निगेटिव चार्ज पे जब दोनों चार्जेस पॉइंट बी पर आ चुके होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, निगेटिव चार्ज पर फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लगाएगा और उसको थोड़ा सा शिफ्ट कर ले जाएगा। लेकिन आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि ये दोनों अब यहाँ पे टिक कैसे गए, यहाँ पे स्टेबल कैसे हो गए। तो स्टेबल देखिए ऐसे हो गए हैं कि आपको पता ही है कि भाई प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स लग रहा होगा फील्ड की डायरेक्शन में F, ठीक है। निगेटिव चार्ज पर फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में। भाई प्लस क्यू चार्ज पर फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और माइनस क्यू चार्ज पर फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इतनी चीज समझ में आ रही है, गुड। अब लेकिन जैसे ही ये दो चार्ज सेपरेट हो जाएंगे तो ये चार्ज माइनस क्यू है, ये चार्ज प्लस क्यू है, माइनस और प्लस के बीच में कैसा कूलाम अट्रैक्शन लगता है, कूलाम अट्रैक्शन फोर्स, वो यहाँ पे काम करेगा, यानी कि कूलाम बल लगेगा। और कौन सा बल होगा, आकर्षण का बल होगा, क्योंकि आकर्षण का बल तब लगता है जब दोनों चार्जेस अपोजिट टाइप के हों, यानी कि प्लस और माइनस, इन दोनों के बीच में कैसा होगा, आकर्षण का बल लगेगा, ठीक है। तो यानी ये दोनों चार्ज एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र इसको दोनों को अलग करना चाह रहा है, वैद्युत क्षेत्र दोनों को अलग करना चाह रहा है, लेकिन ये डाइपोल बन गया है और प्लस और माइनस के बीच में लगने वाला कूलाम बल इनको साथ रखने का चाह रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू पर इधर की ओर एक फोर्स लगाएगा और प्लस क्यू माइनस क्यू पर इधर की ओर एक फोर्स लगाएगा और टोटल फोर्स कैंसिल हो जाएंगे। क्यू पर लगने वाला टोटल फोर्स कैंसिल हो गया, प्लस क्यू पर लगने वाला टोटल फोर्स कैंसिल हो गया, यानी कि अब ये दोनों स्टेबल पोजीशन में लाई करेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम सभी फोर्सेस को हटा देते हैं, ठीक। जब ये काम नहीं कर रहे हैं तो इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक। अच्छा, अब देखिए द्विध्रुव बन गया। अब ये द्विध्रुव बन गया है, दोनों चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू है, दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमने 12 मान लिया है, ठीक। अच्छा, अब इस प्रक्रिया में हमें देखना होगा कि किया गया कुल कार्य कितना होगा। दोस्तों किया गया कुल कार्य की बात कर रहा हूं तो अनंत से बी तक लाने में तो कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि प्लस क्यू को लाने में जितना वर्क हमने किया है, माइनस क्यू को लाने में उतना ही वर्क हमें, उतना ही कार्य हमें प्राप्त हो गया है, ठीक है। तो बस, तो बी तक लाने में कोई कार्य नहीं किया गया। लेकिन अब जो आगे की बात है उसको समझते हैं। बी से ए तक आने में तो हमें कार्य प्राप्त हुआ है, वो एक्स्ट्रा कार्य है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, ठीक है, आवेशों को अनंत से लाकर वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक दूसरे के समीप रखकर द्विध्रुव को बनाने में किया गया कार्य। भाई द्विध्रुव को बनाने में किया गया कार्य W इज इक्वल टू कितना होगा, और ये कार्य दोस्तों प्राप्त हो रहा है, ध्यान रखिएगा, प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे हम निगेटिव साइन लेके चलेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है किया गया कार्य, ठीक है। जब कोई कार्य प्राप्त होता है और हम ऐसा लिख देते हैं, हम ये बोलना, मतलब इन शब्दों में बोलना चाहते हैं कि हमने कहा कितना कार्य किया, तो आगे निगेटिव लगा देंगे। जैसे मैंने बोला था, हम ये कह सकते हैं कि हमें W कार्य प्राप्त हुआ, या ये कह सकते हैं हमने माइनस W कार्य किया, ठीक है। तो किया गया कार्य इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, निगेटिव इंटू बल इंटू माइनस क्यू आवेश द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी। अतिरिक्त का मतलब होता है बी से ए तक जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ना, क्योंकि भाई देखिए बी तक तो प्लस क्यू चार्ज ने भी उतनी ही दूरी तय की है जितनी माइनस क्यू ने करी है, तो कोई अंतर तो है नहीं, ठीक है। लेकिन अंतर कहां पे आ गया, अंतर ये आ गया कि माइनस प्लस क्यू आवेश जो है वो बी पर आके रुक गया, लेकिन माइनस क्यू आवेश जो है वो बी पर रुका नहीं है, बल्कि वो बी से उठकर थोड़ा एक्स्ट्रा चला, थोड़ी एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया और पॉइंट ए पर आ गया, ठीक है। तो
कार्य बराबर बल माइनस टाइम बल इंटू माइनस क्यू आवेश द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी, माइनस क्यू आवेश द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी। लिखिए W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस बल कितना है, बल यहाँ पे हमें देखना है, आपको पता है ना कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर किसी वैद्युत क्षेत्र E में कोई आवेश Q रखा है तो उस पर कार्य करने वाला बल F इज इक्वल टू Q इंटू E होता है। सिंपल, वही चीज तो यहाँ पे है। ठीक है, तो ये रखेंगे Q इंटू E। ठीक, और देखिए माइनस क्यू आवेश द्वारा चली गई अतिरिक्त दूरी, भाई अनंत से B तक आने में दोनों ने बराबर दूरी तय की है, लेकिन B से A तक आने में केवल माइनस क्यू चला है, प्लस क्यू नहीं चला। तो माइनस क्यू ने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये जो माइनस क्यू ने एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल की है वो है 12, तो ये हो गया 12। ठीक, ओके अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्व क्या एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, Q इंटू 12 को हमने साथ में लिख लिया। ठीक है दोस्तों, और E को हमने अलग कर लिया। देखिए ये क्या बन जाएगा, Q इंटू 12 ये बन जाएगा द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, और E को एज इट इज लिख दिया मैंने। चलिए ये क्वेश्चन 1 है। ठीक है, यहां लिख देंगे सिंस P इक्वल Q इंटू E। चलिए अब इसको मिटाता हूं मैं। अब देखिए ये तो द्विध्रुव को बनाने में किया गया कार्य है कि सिर्फ, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको मान लीजिए हमको यहाँ पे भी चैन ना पड़े, हम क्या करें, हम इसको बनाए तो द्विध्रुव को बनाने बाद हम इसको थोड़ा रोटेट करना चाह रहे हैं, जैसे हमने पहले वाले सेशन में किया था। तो अब दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है, आपने कभी देखा होगा, आपने महसूस भी किया होगा, किसी स्प्रिंग को लीजिए, उसको खींचिए, आप उसको खींचते हैं, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए, वापस अपने पोजीशन में आ जाती है। ठीक है, तो आप उसको खींचते हैं, जब आप उसको स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच करने में आप अपना वर्क करते हैं, आप अपने मसल पावर को यूज करते हैं, ठीक है, अपनी मैन पावर को यूज करते हैं। तो हमारी जो एनर्जी खर्च हो रही है, हमने जो वर्क किया है वो वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक, जब हम उसे छोड़ते हैं तो वही एनर्जी के कारण वो वापस श्रिंक हो जाता है। बिल्कुल वही काम यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, अब देखिए द्विध्रुव को बनाने में मैंने टोटल इतना कार्य किया है। ठीक है, इसे इस केस में और जितना कार्य दोस्तों हमने किया है यही कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। ठीक है, तो इतना लिखता हूं मैं। ओके, यही कार्य द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, यानी कि U इज इक्वल टू माइनस का P डॉट E। ठीक, और देखिए दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की अवस्था। स्थायी संतुलन की अवस्था का मतलब क्या है, देखिए संतुलन दो प्रकार के होते हैं, स्थायी संतुलन, अस्थायी संतुलन। स्थायी संतुलन में क्या होता है, याद रखिएगा, कोई भी सिस्टम हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी निकाय हो, ठीक है, वो हमेशा स्थायी संतुलन में तभी कहलाएगा जब उसकी स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम हो जाएगी। न्यूनतम मतलब कि एज मिनिमम एज पॉसिबल। ठीक है, न्यूनतम का मतलब कभी ये नहीं होता कि जीरो, ठीक है, क्योंकि जीरो से भी नीचे अगर आप निगेटिव में जा सकते हैं तो जाइए। ठीक है, अगर आप निगेटिव में जा सकते हैं तो जाइए, मतलब मिनिमम होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, अभी आगे प्रूफ भी करूंगा मैं कि किसी भी वैद्युत द्विध्रुव की किसी भी वैद्युत क्षेत्र में न्यूनतम ऊर्जा जो होती है माइनस PE होती है। ठीक है, जहां पे P क्या है, उसका द्विध्रुव आघूर्ण है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्थायी संतुलन की अवस्था। और स्थायी संतुलन की अवस्था में होता क्या है, जरा दोस्तों ध्यान दीजिए तो आपको एक चीज समझ में आएगी। देखिए आपको पता है ना, द्विध्रुव है तो द्विध्रुव आघूर्ण होगा ही होगा, नो डाउट। और द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि होती है, इसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है, यानी दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है ये, इसके अनुदिश होगी और माइनस Q से प्लस Q की ओर होगी। ये है हमारी P की डायरेक्शन। अब देखिए P की डायरेक्शन भी ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ऐसी है, P और E दोनों समांतर है, मतलब एंगल कितना होगा, जीरो, दोनों के बीच में जीरो का एंगल है, इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए जीरो पुट किया हुआ है। ठीक है, U0, इसको हम लोग U0 पढ़ेंगे या U0 भी पढ़ते हैं पढ़ने वाले, ठीक है, आपकी इच्छा, जो चाहे अडॉप्ट करिए। ठीक है, तो U0 या फिर U0 का मान कितना हो जाएगा, माइनस PE, और इसे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे स्थायी संतुलन की अवस्था। ओके, अब मैंने जो बताया था, मैंने कहा था द्विध्रुव को बनाने में केवल इतना कार्य करना पड़ा जो कि माइनस PE है। मान लीजिए हम बनाने के बाद इसको थोड़ा रोटेट भी करना चाहें तो जाहिर सी बात है, जब हम इसको बनाने बाद रोटेट करेंगे, अभी पिछले सेशन में हमने क्या पढ़ा था, पिछले सेशन में हमने यही जाना था कि अगर द्विध्रुव अपनी स्थायी संतुलन की अवस्था में है, स्थायी संतुलन की अवस्था का मतलब होता है P और E के बीच का एंगल कितना हो जाए, जीरो। ठीक है, P और E के बीच का एंगल जीरो हो जाए। अगर हम किसी भी द्विध्रुव को उसकी स्थायी संतुलन की अवस्था से क्या करते हैं, रोटेट करते हैं किसी भी साइड, इस साइड
मतलब एंटी क्लॉकवाइज साइड या क्लॉकवाइज साइड किसी भी टाइप से रोटेट करते हैं तो हमेशा उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे बढ़ रही है? क्योंकि हम उसको रोटेट करने में जो भी वर्क कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, वो कार्य उसमें स्टोर हो रहा है, मतलब स्थितिज ऊर्जा के रूप में सेव हो जा रहा है। ठीक है, तो बस अब मैं आगे बात करता हूं, यदि इसको थीटा कोण से घुमाया जाए तब यदि द्विध्रुव को निर्माण के पश्चात, मतलब वैद्युत क्षेत्र में आवेशों को लाकर हमने उसका निर्माण किया, यदि द्विध्रुव को निर्माण के पश्चात क्षेत्र की संतुलन अवस्था से थीटा कोण पर घुमाया जाए तब स्थितिज ऊर्जा का मान निम्नलिखित होगा। ठीक, क्या होगा आइए देखो। यू थीटा इज इक्वल टू, जाहिर सी बात है अब उसको थीटा कोण से घुमा देने के बाद जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी, यानी कि कुल स्थितिज ऊर्जा जो होगी वो बराबर होगी किसके? प्रारंभिक, यानी कि स्थायी संतुलन में जो इसकी स्थितिज ऊर्जा थी, प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा यानी स्थायी संतुलन की अवस्था में जो स्थितिज ऊर्जा है यानी यू नॉट, प्लस उसको थीटा कोण से घुमाने में हम जो कार्य कर रहे हैं वो भी तो ऐड हो जाएगा, उसकी स्थायी संतुलन में अवस्था प्लस किया गया कार्य इज इक्वल टू घुमाने के पश्चात कुल स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यानी यू थीटा इज इक्वल टू यू नॉट प्लस डब्ल्यू। ठीक है, ओके, तो यू थीटा इज इक्वल टू यू नॉट। यू नॉट कितना है? यू नॉट है माइनस पीई, ठीक है, और प्लस डब्ल्यू मतलब उसको थीटा कोण से घुमाने में कितना कार्य करना पड़ता है ये हम पिछले वाले सेशन में निकाल चुके थे। ठीक है, पीई इज इक्वल टू, अगर हमने पिछले वाले सेशन में ये भी पढ़ा था कि अगर किसी द्विध्रुव को स्थायी संतुलन की अवस्था यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू थीटा तक घुमाते हैं तो किया गया कार्य कितना होता है? पीई 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, हालांकि मैं जानता हूं कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होता है, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर उसको स्थायी संतुलन की अवस्था यानी कि स्थायी संतुलन की अवस्था में थीटा 0 होता है, यानी थीटा 1 इक्वल 0 से थीटा 2 इक्वल थीटा तक घुमा रहे हैं तो इतना कार्य करना पड़ेगा। ये मैंने ये वाला फॉर्मूला भी स्पेशल केस में करा के मैंने उसमें ड्राइव कराया था। ठीक है, पिछले वाले टॉपिक में। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा? यू थीटा इज इक्वल टू, ये है दोस्तों माइनस का पीई प्लस का पीई, और ये हो जाएगा माइनस का पीई कॉस थीटा। अब देखिए प्लस पी और माइनस पी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा यू थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का पी ई कॉस थीटा। और आप देख रहे हैं ये दोनों पी क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर है, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। दो वेक्टर हैं, कॉस लिखा है, कॉस मतलब, और यहाँ पे जो थीटा है वो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। ठीक है, यहाँ पे P और E के बीच का एंगल है थीटा, और कॉस में लिखा हुआ है P cos थीटा, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि U थीटा इज इक्वल टू माइनस का P डॉट E। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई, अच्छी बात है। ठीक है, अब देखिए अब हम इसके आगे कुछ स्पेशल केस लगाएंगे। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को आप देख लीजिए, है ना। आप खुद बताइए कि इसका मान न्यूनतम कब हो सकता है? भाई इसका मान न्यूनतम तब होगा जब कॉस का मान न्यूनतम होगा, ठीक है, और इसका मान अधिकतम तब होगा जब कॉस का मान अधिकतम होगा। देखिए अब ये माइनस पीई है, अगर कॉस का मान +1 होता है, सपोज करिए अगर कॉस का मान +1 होगा तो मतलब कॉस थीटा का मान +1 होगा तो +1 का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस पीई से तो कितना आएगा? माइनस पीई आएगा ये, और माइनस पीई सबसे कम है। ठीक, ओके। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, सपोज करिए कॉस थीटा +1 हो जाए तो क्या होगा? तो ये पीई आ जाएगा। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? वो अधिकतम हो जाएगा। प्लस पीई इसकी अधिकतम ऊर्जा है, माइनस पीई इसकी न्यूनतम ऊर्जा है। ठीक, अच्छा अब हम दो स्पेशल केस की बात करने वाले हैं। ठीक है, केस 1 देखिए, केस 1 में क्या होता है? स्थायी संतुलन की अवस्था में दो केस हम लोग देखेंगे दोस्तों, एक स्थायी संतुलन के लिए, एक अस्थायी संतुलन के लिए। ठीक है, स्थायी संतुलन के लिए, स्थायी संतुलन के लिए होता क्या है? थीटा इज इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि स्थायी संतुलन वो संतुलन होता है जब P और E के बीच का कोण 0 हो। ठीक, रख दीजिए, कितना हो जाएगा? यह आ जाएगा U0, थीटा की जगह 0 रखा तो यहाँ भी थीटा की जगह 0 कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस का PE और cos 0 हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये आ गया इतना माइनस का PE जो मैं यहाँ पे निकाला था, इसकी बात कर रहा था। ठीक है, अभी मैं थोड़ा रफ करता हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह कम पड़ गई। अब बात करते हैं केस 2 की, केस नंबर 2 या केस 2। ठीक, फर्स्ट की बात हो चुकी थी, अभी सेकंड की बात करते हैं। देखिए स्थायी संतुलन के बारे में पढ़ चुके ना, अब बात करेंगे हम लोग अस्थायी संतुलन के बारे में। अस्थायी संतुलन के लिए थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। थीटा इज इक्वल टू 180। चलिए अस्थायी संतुलन, आप ऐसा सोचिए कि जब ये द्विध्रुव
ठीक है, जब ये द्विध्रुव 180 डिग्री से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, जब ये द्विध्रुव 180 डिग्री से शिफ्ट हो जाएगा तो ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा, ठीक, यानी कि स्थायी संतुलन का जस्ट उल्टा है अस्थायी संतुलन। स्थायी संतुलन में P और यानी द्विध्रुव आघूर्ण P और E के बीच का एंगल 0 होता है, ठीक है, लेकिन अस्थायी संतुलन के लिए ये 180 होगा। मतलब सपोज करिए इसको हमने पूरा रिवर्स कर दिया, प्लस Q इधर आ जाएगा और माइनस Q इधर चला जाएगा। इसको ऐसे घुमा दिया मैंने, ये ऐसे रखा था, मैंने पूरा रोटेट कर दिया, प्लस Q इधर आ गया, माइनस Q इधर आ गया। ये कॉन्फ़िगरेशन हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि जैसे ही आप इसको रिमूव करेंगे, इससे सारे फोर्सेस रिमूव होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको तुरंत रोटेट करके अपने स्थायी संतुलन की अवस्था में लाके रख देगा, ठीक। चलिए, तो ये याद रखिएगा, अस्थायी संतुलन के लिए थीटा इक्वल 180 होता है, स्थायी संतुलन के लिए थीटा इक्वल 0 होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में खूब काम आएगा, ठीक है। अब अस्थायी संतुलन की बात करते हैं, तो u 180 रख दिया यहाँ मैंने, ठीक है, u थीटा की जगह 180 पुट किया। u 180 इज इक्वल टू माइनस का p E और cos 180, cos 180 कितना होता है दोस्तों, cos 180 होता है -1, तो सिंपल -1 यहां से निकलेगा और ये माइनस का PE इंटू में -1, ये कितना हो जाएगा, ये u 180 इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस में PE, ठीक। और आप देख रहे हैं कि स्थायी संतुलन में ऊर्जा कितनी थी, -PE, अस्थायी संतुलन में ऊर्जा कितनी है, +PE। कितने का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस निकालना है, अंतिम माइनस प्रारंभिक करिए, प्लस का PE माइनस का -PE कितना हो जाएगा, 2PE। यानी कि अगर हम किसी भी द्विध्रुव को स्थायी संतुलन की अवस्था से रोटेट करके अस्थायी संतुलन की अवस्था में लाके रख देंगे तो ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन प्लस का 2PE होगा, ठीक है। ओके, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। अस्थायी संतुलन, स्थायी संतुलन का क्या मतलब है उसको ध्यान रखिएगा। स्थायी के लिए थीटा इक्वल 0, अस्थायी के लिए थीटा इक्वल 180, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो हम लोग बढ़ेंगे अगले टॉपिक की ओर, ठीक है, जो कि है परावैद्युत पदार्थ। देखिए, परावैद्युत पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, उनकी अगर हम बात करें तो आपको पहले चैप्टर में इसका हल्का सा क्लू मिल गया था, ठीक है, कि परावैद्युत पदार्थ सीधे सीधे कुछ और नहीं बल्कि अचालक पदार्थ होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था पदार्थ 3 प्रकार के हैं, चालक, अचालक, अर्धचालक, ठीक है। अर्धचालक जो है वो बिल्कुल ही अलग टाइप का है, बिल्कुल अलग कैटेगरी का है, आपने शायद इससे पहले नाम भी ना सुना हो, ठीक है। तो अर्धचालक के बारे में हम लोग सेकंड पेपर के चैप्टर नंबर 14 में पढ़ेंगे, ठीक है। खैर, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने इस पे बात करते हैं जो भी हमारा टॉपिक है, ठीक है। अचालक का मतलब क्या होता है, देखिए, चालक पदार्थ वो पदार्थ होते थे, मैंने पहले वाले चैप्टर में डिस्कस किया है कि चालक पदार्थ वो पदार्थ हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बड़ी आसानी से हो जाता है, ठीक है। अच्छा, विद्युत धारा का प्रवाह बड़ी आसानी से हो जाता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसमें अच्छा आवेश जो मतलब धारा, विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है, उनका कारण क्या है, उनका कारण ये है कि किसी भी पदार्थ में से, हर उस पदार्थ में से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है जिसमें इलेक्ट्रॉन, खास तौर से इलेक्ट्रॉन, और धनावेश भी हो सकते हैं, उसकी बात नहीं है, धनावेश भी हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, ऋणावेश या धनावेश दोनों अगर गति कर पा रहे हैं किसी भी पदार्थ में, ठीक है, दोनों या दोनों में से कोई भी एक अगर किसी पदार्थ में गति कर पा रहा है, चाहे वो धनावेश हो चाहे वो ऋणावेश हो, तो समझ लीजिएगा वो पदार्थ कैसा है, वो पदार्थ आपका विद्युत रूप से चालक पदार्थ है, यानी कि इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक। अच्छा, इसका जस्ट रिवर्स होता है, उल्टा होता है अचालक पदार्थ। अचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके भीतर ना तो ऋणावेश ना तो धनावेश गति कर सकते हैं, मतलब वो पदार्थ जिनके भीतर ना ऋणावेश गति कर पाए ना धनावेश गति कर पाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अचालक पदार्थ। और अचालक पदार्थ का एक दूसरा नाम है परावैद्युत पदार्थ। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे आप जानते होंगे सूखा पेपर, है ना, सूखा कागज, ठीक है, और लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, नायलॉन, ये सब क्या है, ये सब आपके अचालक हैं, शीशा, लेड, ठीक है, तो ये सब आपके अचालक है। अब चालक पदार्थों का महत्व क्या है, इस चीज को जानने का समय आ गया है, क्योंकि आगे हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे धारिता। उस धारिता को जानने के बाद हम ये देखेंगे कि परावैद्युत पदार्थ उस धारिता पर कैसे काम कर रहा है, कैसे उसकी उपयोगिता को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसलिए भी हमारे लिए, इसलिए भी जानना आवश्यक है कि परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं और उसका यूज क्या है, ठीक है भाई। आखिर हम पढ़ेंगे तो कुछ यूज होगा इसका, ठीक है, तो क्या यूज है वो सब जानेंगे, ठीक। तो परावैद्युत पदार्थ अचालक पदार्थ हैं। अचालक पदार्थ या परावैद्युत पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं है या बहुत ही कम, नगण्य होता है, ठीक। ओके, देखिए, परावैद्युत पदार्थ की अगर बात करें तो ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ध्रुवीय, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ और
ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, ठीक है। तो अध्रुवीय को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर, उसको हम लोग बोलते हैं, पोलर को बोलते हैं, ध्रुवीय को बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। देखिए पोलर, नॉन पोलर में क्या होता है, नॉन पोलर में होता है कि आपको पता है ना कि चाहे कोई भी वस्तु हो, कोई भी परमाणु या कोई भी अणु हो, ठीक है। हम अगर अणु की बात करते हैं तो अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उसके और अंदर जाइए, ठीक है। हम लोग परमाणु के स्तर पर बात करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग परमाणुविक स्तर पर बात करते हैं तो हर पदार्थ परमाणुओं से मिलकर ही तो बना है, और परमाणु के अंदर क्या होता है दोस्तों, केंद्र में नाभिक होता है, चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ऐसा आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है और फिजिक्स में भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अध्रुवीय पदार्थों में क्या होता है, अध्रुवीय पदार्थों में निगेटिव चार्ज का सेंटर, निगेटिव चार्ज का यानी ऋणावेश का जो सेंटर होता है और धनावेश का जो सेंटर होता है, वो दोनों क्या करते हैं, वो दोनों आपस में कोइंसाइड करते हैं, ठीक है। इसलिए वो अध्रुवीय होते हैं, क्योंकि अध्रुवीय का मतलब क्या है, उसमें द्विध्रुव ना बने, द्विध्रुव ना बने तभी तो अध्रुवीय होगा, और द्विध्रुव ना बनने के लिए क्या जीरो होना चाहिए, आपको पता है द्विध्रुव बनेगा तो दो आवेश से बनेगा, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू होना चाहिए, और हाँ उनके बीच में एक फाइनाइट सेपरेशन होना चाहिए, ठीक है। फाइनाइट सेपरेशन बहुत जरूरी है। सपोज करिए P इज इक्वल टू वैसे कितना होता है, Q इंटू 12। सपोज करिए हम क्या करें, हम इस द्विध्रुव में कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, बस एक परिवर्तन के अलावा, वो ये है कि हम अगर द्विध्रुव में दोनों आवेशों को करीब लाते जाएं, जैसे जैसे दोस्तों दोनों आवेश करीब आएंगे उनके बीच की दूरियां घटेगी, जब दोनों आवेश करीब आएंगे उनके बीच की दूरियां घटेगी, सॉरी ये दूरी हमने 12 ली है, ठीक है। जब उनके बीच की दूरियां घटेगी मतलब 12 घटेगा, जब 12 घटेगा तो P भी तो घटेगा, एक समय ऐसा आएगा जब 12 जीरो हो जाएगा, 12 जीरो हुआ तो P भी जीरो हो जाएगा, ठीक, ओके। और इसलिए यहाँ पे कोई भी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। तो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वे परावैद्युत पदार्थ है जिनका अपना कोई भी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता है। इसका जस्ट रिवर्स, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ वो परावैद्युत पदार्थ होते हैं जिनमें निगेटिव सेंटर और पॉजिटिव सेंटर दोनों क्या हो, अलग अलग हो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, ये देखिए इसमें पॉजिटिव का सेंटर इधर है, निगेटिव सेंटर इधर है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे आप ले लीजिए C2O2 की बात कर लीजिए, ठीक है, O2 की बात कर लीजिए, H2 की बात कर लीजिए, N2 की बात कर लीजिए। ये सब क्या है, ये सब अध्रुवीय है, इनके पास कोई भी निश्चित और स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होता। और इसका जस्ट उल्टा है, यहाँ पे निश्चित द्विध्रुव आघूर्ण होता है, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होगा इनके पास, ठीक है, तभी तो ध्रुवीय है। और इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल बहुत सारे हैं दोस्तों, H2O ले लीजिए, HCl ले लीजिए, है ना, बहुत सारे एग्जांपल है। और यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये दोनों में अंतर है। अध्रुवीय के पास, अध्रुवीय में क्या होगा, पॉजिटिव सेंटर निगेटिव चार्ज दोनों के सेंटर क्या होंगे, कोइंसाइड करेंगे, और उनके पास कोई भी निश्चित स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा। जबकि ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में जस्ट रिवर्स होता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और निगेटिव चार्ज के सेंटर दोनों सेपरेटेड होते हैं, दोनों के बीच में फाइनाइट डिस्टेंस होती है, और इस तरह के पदार्थों में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक, ओके दोस्तों। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग रखते हैं इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।